Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to talk about the nomenclature of polymers, and then we will talk about the second type of polymerization, that is addition polymerization. सबसे पहले अगर हम nomenclature की बात करें तो ये जो आपको ऊपर मॉलिक्यूल पहला नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और नीचे आपको पता लग रहा है कि ये कुछ एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास यकीनन एस्टर होगा। और आपको पता है कि हम लोग जब नाम देते हैं, जिस तरह से हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, तो यहाँ पर जब क्लोराइड की जगह पे एसीटेट लगा है तो हम इसको कहेंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। नोमेनक्लेचर लिखते हुए हमेशा हम लोग जो है वो पॉली का वर्ड लगाते हैं, ठीक है, स्टार्ट में, ठीक है। यानी कि पॉलीमर्स का जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो हम हमेशा मोनोमर या पॉलीमर को नाम देते हुए पीछे पॉली का वर्ड लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये हम पॉलीमर की बात करें। सही हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट्स इनक्लोज होकर साथ एन आ जाएगा तो ये पॉलीविनाइल एसीटेट बन जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर है CF2 और CH2। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये भी एक पॉलीमर है। इसके दो नाम हो सकते हैं, पोली 1,1 डाईफ्लोरो मिथाइल या फिर पॉलीविनाइलिन फ्लोराइड, ठीक है। ये भी सेम वही है कि भाई जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ एक कार्बन है जो कि चेन को एक्सटेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है CH2। यहाँ पर जो ग्रुप प्रेजेंट है ना वो है एक्रिलेट। अगर आप नीचे वाले कंपाउंड में देखें ग्रीन कलर से एक्रिलेट ग्रुप लिखा हुआ है कि एक्रिलेट ग्रुप क्या होता है। एक्रिलेट ग्रुप जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक्रिलेट ग्रुप जो है इसकी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ से CH2 में से जो डबल बॉन्ड है CH2 और CH के दरम्यान में ये तोड़ दें तो यहाँ से जो है वो चेन ओरिजिनेट हो सकती है, पॉलीमर फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ से अगर हम एक रिमूव कर दें तो ये CH2 के पीछे एक और बॉन्ड बन सकता है। इसी तरह से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, अगर हम ये हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो यहाँ से कोई ना कोई ग्रुप लग सकता है, फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से, जिसकी वजह से इसके नाम चेंज होते जाएंगे। और साथ है COO नेगेटिव। COO नेगेटिव, नेगेटिव का साइन ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, इसके साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो सकता है, तो इसका नाम उसकी वजह से भी चेंज हो जाएगा। अब आप देखें तो थर्ड और फोर्थ वाला जो है तकरीबन सिमिलर है। फ़र्क कहाँ पर आ रहा है कि जो नीचे C+O है उसके साथ एक जगह पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है और एक जगह पर इथॉक्सी, ठीक है। तो इस मिथॉक्सी और इथॉक्सी की वजह से नाम थोड़ा सा चेंज है। जैसे ऊपर वाले का नाम अगर हम देखें तो वहाँ पर इथॉक्सी ग्रुप लगा है तो हमने कहा पॉली इथाइल मेथ एक्रिलेट, ठीक है, पॉली इथाइल मेथ एक्रिलेट। और नीचे वाले का अगर आप देखें यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है तो हमने कहा पॉली मिथाइल मेथ एक्रिलेट, ठीक है। पॉली मिथाइल एक्रिलेट जो है ये जो ग्रुप मैंने मार्क किया ना, एक्रिलेट जो है इसके अंदर CH2 भी आता है, यानी ये पूरा ग्रुप जो है वो एक्रिलेट ग्रुप है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि जो हमने COO नेगेटिव था, नेगेटिव के साथ हमने मिथॉक्सी या इथॉक्सी ग्रुप्स लगा दिए। इसी तरह से हम लोगों ने डबल बॉन्ड ब्रेक करके वहाँ से चेन एक्सटेंड कर दी और यहाँ पर जहाँ CH था वहाँ हमने उसकी जगह पर मिथाइल लगा दिया। इसी वजह से दोनों जगह पर मैथ आ रहा है, ठीक है, मेथ एक्रिलेट। और पोली के साथ इथाइल या मिथाइल जो है वो नीचे जो C+O के साथ जो मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप्स लगे उनकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का नोमेनक्लेचर। अगर आप नीचे वाला देखें कंपाउंड तो ये हमारे पास है नेफ्थलीन। और आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम नंबरिंग करें तो 2 और 7 वाला जो कार्बन है उसके ऊपर से चेन जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, पॉलीमर्स बन रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा पॉली 2,7 नेफ्थलीन, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम लोग के पास दो जगह से चेन ओरिजिनेट हो रही हो या साइक्लिक कंपाउंड्स हो तो हम लोग किस तरह से उसको नेम करते हैं, जैसे पोली लिखिए साथ ब्रैकेट्स लगाते हैं। इसी तरह से अगर को पॉलीमर हो तब भी हम लोग ब्रैकेट्स लगा के साथ डैश लगा के उसको ऐड करते हैं, या और को का वर्ड बीच में ऐड करते हैं कि भाई को पॉलीमर है, पता लग जाए। उसके बाद हमारे पास नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम नंबर करें तो 1 और 2 दो कार्बन हैं और फर्स्ट वाले कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो हमने कहा पोली 1,1 डाई मिथाइल इथाइलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका लास्ट वाला नोमेनक्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक रिएक्शन उन्होंने करके दिखाया है कि किस तरह से होता है कि यहाँ आपके पास पॉलीब्यूटाडाइईन है। पॉलीब्यूटाडाइईन को जब आपने यानी पॉलीब्यूटाडाइईन के साथ मज़ीद आकर लगेंगे, अटैच होंगे, तो यहाँ से जो है वो चेन डबल बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और चेन जो है वो ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं, पॉलीअमाइड और नायलॉन की एग्जाम्पल्स हैं। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब आपको याद हो अगर हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वो थी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम लोगों ने कहा था ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप होती है। और अब हम कह रहे हैं कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, यानी कि इसमें चेन की ग्रोथ होती है। तो क्या होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन? ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें मोनोमर्स ऐड अप हो जाते हैं और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। आपको पता है ना एडिशन रिएक्शन, अगर हम लोग सिंपल अल्कीन्स की भी एडिशन रिएक्शन की बात करें तो हम कहते हैं इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और उस डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो यानी उसकी जगह पर जो है वो और मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे तो कोई चीज़ निकलती नहीं है।
एडिशन में, रिएक्शन में से। इसी तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन भी ऐसी पॉलीमराइजेशन है जिसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं, यानी कि मोनोमर्स जो है वो ऐड अप होता है लेकिन किसी चीज़ की रिमूवल नहीं होती, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम इसके लिए। उसके बाद है चेन ग्रोथ बाय एडिंग रिएक्टिव एंड ऑफ ग्रोइंग चेन टू डबल बॉन्ड ऑफ मोनोमर। अब उन्होंने कहा कि चेन की ग्रोथ किस तरह से होती है कि हम एक मोनोमर लेते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है और उसके डबल बॉन्ड में हम ऐड करते चले जाते हैं चेन के एंड को, ठीक है। यानी कि एक चेन बन रही है, जो चेन का एंड है वहाँ से हम लोग डबल बॉन्ड को ओरिजिनेट किया और डबल बॉन्ड के अंदर वो चेन लग गई। तो इस तरह से चेन की प्रोपगेशन होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया गया, यहाँ पर हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है जिससे हमारे पास पोली इथीन बन रहा है। उसी तरह से हमारे पास आगे फर्दर एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम इसको प्रॉपर देखते हैं इसकी एग्जांपल, जिसमें हमारे पास टेफ्लॉन बन रहा है पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से। पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन का क्या मतलब है? टेट्राफ्लोरो क्योंकि 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, इथाइलिन का मतलब है कि C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और इथाइलिन का मतलब है कि 2 कार्बन है। तो अब देखें यहाँ पर पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन था, इससे हमारे पास जो है हमने डबल बॉन्ड ब्रेक किया और ये हमारे पास टेफ्लॉन बन गया। टेफ्लॉन जो है वो एक अच्छा और एक बड़ा पॉलीमर है और ये यूज़ हो रहा है काफ़ी चीज़ों में। उसके बाद हमारे पास बायो फंक्शनैलिटी जो इज़ नेसेसरी, जो बायो फंक्शनैलिटी है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेप ग्रोथ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसके लिए बायो फंक्शनैलिटी ज़रूरी है। बायो फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों, या फिर 2 मोनोमर्स हो जिनके फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों डिफरेंट। तो यानी कि बायो फंक्शनैलिटी ज़रूरी है। अब हमने कहा कि एक्सियल सिमेट्री इज़ प्रेजेंट ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि एक्सियल सिमेट्री जो है इसकी वो इसलिए प्रेजेंट, एक्सियल यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का सच प्रोमिनेंट नहीं किया, दिखाया नहीं है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर एक्सियल सिमेट्री होती है, ठीक है। और एक्सियल सिमेट्री क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है और पाई इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से दैट वाई कनेक्टिविटी इज 70% एज कम्पेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन विच हैव 90% कनेक्टिविटी एंड बाय फंक्शनैलिटी इज ड्यू टू द डबल बॉन्ड। अब उन्होंने कहा यहाँ पर बाय फंक्शनैलिटी जो है वो डबल बॉन्ड की वजह से आ रही है, ठीक है। और जहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व, और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो 70% है, जबकि अगर हम बात करें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो 90% होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड वाया मोनोमर्स। हमें पता है मोनोमर्स से बनता है एडिशन विदाउट लॉस ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें कोई मॉलिक्यूल निकलता नहीं है जिस तरह से कंडेंसेशन रिएक्शन में निकलता है। फिर है पाई बॉन्ड्स प्रोवाइड बाय फंक्शनैलिटी, ये हम बात पहले ही कर चुके हैं कि पाई बॉन्ड्स की वजह से बाय फंक्शनैलिटी आ रही है जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन इज़ वेरी फास्ट एंड इज पर 4 टाइम्स फास्टर देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन एडिशन रिएक्शंस का जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें ना दोनों को, तो बेसिकली इनके फीचर्स कंपेयर होंगे आपस में। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कंपैरिजन में, उसके बाद इनके फीचर्स का ही कंपैरिजन होगा। हम लिख सकते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है उसमें बाय फंक्शनैलिटी नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करते बाय फंक्शनैलिटी, या फिर हम थर्ड वाले में कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का इज़ स्लोअर। कितना स्लोअर है? 10⁻⁵ टाइम्स स्लोअर। और एडिशन का हम लिख सकते हैं कि 10⁻⁵ टाइम्स फास्टर देन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। उसके बाद है कि 1 कोलेन आउट ऑफ 10⁻⁹ इन एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने पीछे बात की थी, अच्छा ये नीचे वाला है कि 1 कोलेन आउट ऑफ 30 फॉर कंडेंसेशन, 30 नहीं है यहाँ 13 है, ठीक है, 1 3 13 होगा यहाँ पे। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में से 10⁻13 में से कोई एक कोलिजन जो है वो सक्सेसफुल होती थी पॉलीमराइजेशन के लिए, लेकिन एडिशन के अंदर 10⁻9 में से कोई एक कोलिजन जो है वो सक्सेसफुल होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए। तो इसका मतलब है कि पॉलीमराइजेशन का रेट भी ज़्यादा होगा एडिशन का, और इसमें सक्सेसफुल भी ज़्यादा होगी और चांसेस भी ज़्यादा हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के जल्दी होने के। फिर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड एट वंस, के हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स एक ही बार में बन जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं बनते, इसीलिए टाइम कंज्यूम नहीं होता इतना ज़्यादा जिस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता है। अब है मोनोमर्स रिमेन एट द एंड ऑफ रिएक्शन वेयर एज इन कंडेंसेशन रिएक्शन मोनोमर्स आर कंज्यूम्ड। अब एडिशन रिएक्शन के अंदर मोनोमर्स एंड तक रहते हैं, यानी कि आपका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा लेकिन मोनोमर्स फिर भी बच जाएंगे। लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर मोनोमर्स कंज्यूम हो जाते थे, इतने ज़्यादा मोनोमर्स नहीं बचते थे। दिस पॉलीमराइजेशन नेवर गो टू 100% कम्प्लीशन, वो इसीलिए क्योंकि मोनोमर्स बच जाते हैं। अभी हम लोगों ने बताया जब मोनोमर्स बच गए तो 100% तो कंप्लीट ना हुई पॉलीमराइजेशन, तो इस तरह से ये भी 100% कंप्लीट नहीं होती। फिर दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है हीट जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज़ होती है हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो इसमें 3 तरह के स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है और टर्मिनेशन है। इन टर्मिनोलॉजी से आप लोग पहले से ही वाकिफ़ होंगे कि इनिशिएशन क्या होता है, रिएक्शन का स्टार्ट होना,
किसी मोनोमर का या एक्टिव साइट का बिल्टअप होना। प्रोपागेशन में चेन इलॉन्गेशन होती है और टर्मिनेशन में स्टॉप हो जाता है रिएक्शन। तो इस इन अब एडिशन पॉलीमराइजेशन की अगर टाइप्स की बात करें तो 3 तरह की टाइप्स हैं। पहली है रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरी है आयनिक पॉलीमराइजेशन और तीसरी है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। तो रेडिकल पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो चेन के एंड के ऊपर रेडिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि रेडिकल की प्रेजेंस होने की वजह से चेन इलॉन्गेशन होती है। अगर हम बात करें आयनिक पॉलीमराइजेशन की तो उसमें चेन के एंड पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की तो पॉलीमराइजेशन जो है वो इंसर्शन की वजह से होती है, जो डबल बॉन्ड के अंदर इंसर्शन होती है उसकी वजह से होती है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स की पॉलीमराइजेशन है, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बात करते हैं अपनी पहली पॉलीमराइजेशन की जो है रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन। तो रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन इज अ चेन रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स। इसमें ये 3 स्टेप ही आएंगे, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है और टर्मिनेशन है। अगर हम बात करें इनिशिएशन की तो पहला स्टेप है पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस का जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। और इसमें क्या होता है कि एक एक्टिव सेंटर क्रिएट होता है जिसकी वजह से पॉलीमर चेन जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई इनिशिएशन की डेफिनेशन। इनिशिएटर्स क्या होते हैं? इनिशिएटर्स कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर वीक बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो रेडिकल स्पीशी बनाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आर ग्रुप है और आर ग्रुप के अंदर वीक बॉन्ड्स हैं, तो जब आपने इसको रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ कि आर जो ग्रुप था आपके पास, यानी जो कोई अल्काइल या कोई भी एराइल ग्रुप था या कोई भी जो कंपाउंड था उसका रेडिकल बन गया, ठीक है। तो रेडिकल बेसिकली इनिशिएटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रेडिकल स्पीशी को बनाते हैं माइल्ड कंडीशन में और रेडिकल रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनको हम इनिशिएटर कहते हैं। ये थर्मली और फोटोकेमिकली अनस्टेबल हो सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं पैरासिड्स हैं, पेरेस्टर्स हैं, डायाजो कंपाउंड्स हैं, ठीक है। जिस तरह से अब आप लोग देखें कि यहाँ पर मैकेनिज्म में आपके पास 2R है, 2R को जब आप लोगों ने लेकर चला तो ये 2R के ऊपर रेडिकल बन गया, ठीक है। आप देखें ये रूट 2 तरह के रूट्स हैं। आर ग्रुप को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ना, कोई प्रॉपर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाते हैं आर ग्रुप को, तो यहाँ हमारे पास जो है वो इनिशिएटर था 2R रेडिकल जो है। अब हमने इसको रिएक्ट कराया अपने मोनोमर के साथ, ठीक है। अब जब ये मोनोमर के साथ रिएक्ट हुआ ना तो ये 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। किस तरह से कि हमारे पास जो मोनोमर है उसमें 2 तरह के कार्बन्स हैं। एक CH है जिसके साथ X लगा है, यानी कि कोई ना कोई हेलोजन लगा हुआ है, और साथ है CH2। अब ये आर ग्रुप जो है ये जाकर कहाँ अटैच होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस तरह कि देखें आर ग्रुप अगर CH के साथ जाके अटैच होता है, यानी जिसके साथ X ग्रुप भी अटैच है, तो क्या बनेगा? सेकेंडरी रेडिकल, ठीक है। सेकेंडरी रेडिकल जो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको पता है कि अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी इनकी बात करें तो ये रेडिकल जो होगा वो स्टेबल होगा। फिर हम अगर बात करें सेकंड रूट की तो इसमें हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CHX, और यहाँ पर अगर R जो है वो आके लगे CH2 के ऊपर तो प्राइमरी रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब आपको पता है कि जो चीज़ लेस स्टेबल होती है ना वो जल्दी आगे रिएक्ट करती है, क्योंकि वो अनस्टेबल होती है। वो अनस्टेबल होती है तो वो रह नहीं सकती अपनी अनस्टेबिलिटी के अंदर, उसको खुद को स्टेबल बनाने के लिए जल्दी रिएक्ट करना होता है। तो यहाँ से प्राइमरी रेडिकल बनेगा और क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो ये जल्दी से आगे रिएक्ट करेगा, और इसका आगे रिएक्शन जो है कहलाएगा प्रोपागेशन, यानी कि चेन इलॉन्गेशन भी कहते हैं इसको, या चेन प्रोपागेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मोर और मोर मोनोमर मॉलिक्यूल जो है वो ग्रोइंग चेन के अंदर ऐड होते रहते हैं। किस तरह से? एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये हमारे पास पीछे जो हमने प्राइमरी रेडिकल बनाया था ये वाला, ठीक है, ये प्राइमरी रेडिकल आ गया मैकेनिज्म के अंदर, और ये एक प्रॉपर जो हमारा प्योर मोनोमर था सेट वाला जिसमें डबल बॉन्ड था उसके साथ जाके रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई? चेन इलॉन्गेशन हो रही है। किस तरह से? कि डबल बॉन्ड में इंसर्ट होके, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो डबल बॉन्ड में इंसर्शन हो जाएगी, और क्या होगा कि चेन के एंड पे दोबारा एक और रेडिकल बन गया, ठीक है। इसी तरह से एक और मोनोमर आएगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, उसकी चेन के एंड पे एक और रेडिकल बन जाएगा। तो रेडिकल जो है ये चलेगा एंड तक, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास ये प्रोपगेशन इस तरह से होती रहेगी, जितना मर्जी आप पॉलीमर को बढ़ा लें, जहाँ तक आप वहाँ तक रिएक्शन करवाएं जहाँ तक आपको ज़रूरत है, ये नहीं कि उसका टाइम वहाँ तक रखें। उसके बाद हमारे पास है टर्मिनेशन क्या होती है? टर्मिनेशन जहाँ पर हम लोग चेन को स्टॉप कर दें, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टॉप कर दें। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो है वो कपलिंग करवा दें, यानी कि रिकम्बिनेशन करवा दें ग्रोइंग चेन का, यानी कि 2 ग्रोइंग चेन्स थी उनको आपस में रिएक्शन करवा दें, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवा दें। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और रिकम्बिनेशन की 2 तरह के मेथड्स हैं। एक के ऊपर लिखा हुआ है A और एक के ऊपर लिखा हुआ है B। अब ये थ्योरी आप स्किप करें और आ जाए नीचे रिएक्शन के ऊपर, कि इसमें से आपको पता लगेगा कि भाई रिकम्बिनेशन का क्या मतलब है और जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन का क्या मतलब है। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास रेडिकल था, ठीक है, दो रेडिकल्स आ गए ना, तो
रिकम्बिनेशन का क्या मतलब है कि दोनों रेडिकल्स मिल के बॉन्ड बना लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये RCH2CHX है, इसी तरह से उस तरफ भी है, तो ये C के ऊपर भी रेडिकल है, इस C के ऊपर भी रेडिकल है। अगर ये दोनों बॉन्ड बना लें तो ख़त्म हो जाएगा रेडिकल। तो आप नीचे अगर देखें तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर चेन जो है वो स्टॉप हो गई, पॉलीमराइजेशन जो है वो ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई, ठीक है। अब अगर आप बी वाला देखें, ये नीचे वाला था रिकम्बिनेशन, बी वाला है डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर आप डिसप्रोपोर्शनेशन देखें तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोजन डोनेशन हुई है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, आपको ये जो ऊपर हाइड्रोजन नज़र आ रहा है सेकंड वाले मॉलिक्यूल में, ऊपर जो हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा उस वाले कार्बन के पास और एक चेन जो है वो क्लोज हो जाएगी, लेकिन दूसरी चेन फिर भी चलती रहेगी, ठीक है। यानी कि एक चेन तो क्लोज हो गई, आपका एक मॉलिक्यूल तो प्रॉपर बन गया, स्टेबल हो गया, लेकिन दूसरी तरफ रेडिकल फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर आप रेडिकल भी बना सकते हैं, आगे इस तरह से ये लाइन लगा देंगे, इससे भी पता लग जाएगा कि चेन प्रोपगेशन कंटिन्यू है अभी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो डिसप्रोपोर्शनेशन और टर्मिनेशन हो गई, यानी कि रिकम्बिनेशन के थ्रू। तो ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग टर्मिनेशन करते हैं। होप्स आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।